प्यारे बच्चों, जॉर्ज पंचम की नाक ये व्यंग्यात्मक रचना कमलेश्वर की हम पढ़ रहे हैं। तो रानी एलिजाबेथ की जन्म पत्री भी छपी, जन्म कुंडली, पूरा उनके जीवन का चिट्ठा भारतीय अखबारों में छपा गया। प्रिंस फिलिप के कारनामे छपे तो और उनके नौकरों, बावर्चियों, खानसामों, अंगरक्षकों की पूरी जीवनियाँ देखने में आई। एक गुलाम देश के लोग की गुलाम मानसिकता का वर्णन किया गया है। भारत का शोषण करने वाले, भारतीयों पर अत्याचार करने वाले, हमारे आर्थिक संसाधनों का दोहन करने वाले ये ब्रिटेन के शाही दंपति यहाँ आ रहे हैं और भारतीय अखबार, इंडियन न्यूज़पेपर्स उनकी तारीफों की पुल बांध रहे हैं, उनकी जन्म कुंडली छाप रहे हैं। उनकी तो छाप ही रहे हैं, उनके जो नौकर चाकर हैं, उनके जो सहायक हैं, उनका जो बावर्ची है खाना बनाने वाला, उनके जो बॉडीगार्ड हैं, इनकी भी पूरी जीवनी छाप रही है। ऐसा लग रहा है कि जैसे इस देश के खेवनहार आ रहे हों, तो भाग्य विधाता आ रहे हों। लेकिन ये तो यहाँ के भाग्य बिगाड़ने वाले थे। शाही महल में रहने वाले और पलने वाले कुत्तों तक की तस्वीर छापी गई। बड़ी धूम थी, बड़ा शोर शराबा था, शंख इंग्लैंड में गूंज रहा था, गूंज हिंदुस्तान में आ रही थी। क्या करारा व्यंग किया है लेखक ने। कह रहा है कि भारतीय अखबार ब्रिटिश हुकूमत से किस कदर डरे हुए थे, किस तरह उनकी चमचागिरी कर रहे थे, उनकी तरफदारी कर रहे थे। ब्रिटेन के महाराज और महारानी के आने, हिंदुस्तान आने की खबर ब्रिटेन में गूंज रही थी, शंख वहाँ बज रहा था, लेकिन उसकी गूंज, उसकी आवाज़ भारत में सुनाई दे रही। वे आए या नहीं आए, कब आए, कैसे आए, किनके साथ है, सब कुछ भारतीय अखबार उनकी तरफदारी में, यहाँ तक उनके महल में रहने वाले कुत्तों के बारे में भी तस्वीरें छाप रहा था। तो ये हमारे गुलाम पत्रकारिता की, गुलाम मानसिकता की परिचायक है। इन खबरों से हिंदुस्तान में सनसनी फैल रही थी। राजधानी में तहलका मचा हुआ था। जो रानी 5,000 रुपये का रेशमी सूट पहनकर पालम हवाई अड्डे पर उतरेंगी, उसके लिए कुछ तो होना चाहिए। वो रानी आ रही हैं, रानी भारत के लिए कैसा बर्ताव करने वाली थी, यहाँ लूट खसोट मचाने वाली थी, यहाँ के लोगों को तंग करने वाली थी, त्रस्त करने वाली थी। ऐसे रानी के स्वागत में पलक पावड़े बिछाए गए। 5,000 सूट पहन के, 5,000 का सूट पहन के आ रही हैं, तो कुछ तो हासिल होना चाहिए, कुछ तो होना चाहिए। इतने बड़े हैं, हमारी शासिका है, आ रही हैं। लोगों की यह मानसिकता
कितनी गिरी हुई है, ये प्रश्न उठाया गया है इन पंक्तियों के माध्यम से। भारतीय गुलाम हैं, गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए हैं, पराधीनता में हैं, लेकिन दिमागी तौर पर भी ये पराधीन हो गए। इनके अंदर का आत्मसम्मान, स्वाभिमान मर चुका है। इसलिए ये महारानी के और महाराज के स्वागत की बात कर रहे हैं। कुछ क्या, बहुत कुछ होना चाहिए। जिसके बावर्ची पहले महायुद्ध में जर्मनी जान हथेली पर लेकर लड़ चुके हैं, उसकी शान शौकत के क्या कहने। और वहीं रानी दिल्ली आ रही हैं। नई दिल्ली में अपनी तरफ देखा और बेशक्ता मुंह से निकल गया, वह आए हमारे घर खुदा की रहमत। कभी हम उनको, कभी अपने घर को देखते हैं। और देखते देखते दिल्ली की काया पलट होने लगा। लेखक लिख रहा है कि जिनका बावर्ची इतना वीर है, खाना बनाने वाले को बावर्ची कहते हैं, रसोइये को, तो जो विश्व युद्ध में लड़ चुका है, उसकी शान शौकत के क्या कहने। रानी दिल्ली आ रही हैं। नई दिल्ली ने अपनी तरफ देखा और बेशक्ता मुंह से, स्वाभाविक रूप से मुंह से निकल पड़ा कि वह आए हमारे घर खुदा की रहमत। कभी हम उनको, कभी अपने घर को देखते। दिल्ली जो हमारी देश की राजधानी थी, अंग्रेजों के समय भी राजधानी थी, और महारानी जब दिल्ली आ रही हैं महाराज के साथ, तो भी राजधानी दिल्ली ही है। तो दिल्ली देख रही है महाराज और महारानी की तरफ। दिल्ली क्या देखेगी? दिल्ली के लोग देख रहे हैं, गुलाम भारतीय, पराधीन भारतीय देख रहे हैं। और वह आए हमारे घर खुदा की रहमत। वह हमारे घर आए, ये खुदा की कृपा है, भगवान की, परमेश्वर की कृपा है। कभी हम उनको, कभी अपने घर को देखते हैं। कभी हम आने वाले को देखते हैं, कभी अपने घर को देखते हैं। अब इसका अर्थ क्या हुआ? वो आए हमारे घर, खुदा की रहमत, खुदा की कृपा हुई कि वे हमारे घर आ गए। कभी हम उनको देखते हैं जो आए हैं हमारे घर में मेहमान बन के, और कभी हम अपने घर को देखते हैं कि मेरा घर इनके आने के योग्य था या नहीं था। बात यहाँ कुछ और है, लेकिन लेखक का सीधे कह रहा है। पूरी, हमने शुरू में कहा कि ये पूरा जो पाठ है जॉर्ज पंचम की नाक, ये अंग्रेजों के जयकारी लगाने वाले, उनकी चमचागिरी करने वाले, जो गुलाम मानसिकता के भारतीय हैं, भारतीय रहे हैं, उन पर करारा व्यंग किया गया है। तो परमेश्वर की कृपा है, अर्थ यहाँ ये निकलेगा, खुदा की रहमत है कि महारानी आ रही। हम कभी महारानी को देखते हैं और कभी अपने घर को, अपने देश को देखते हैं। वो इतने शानो शौकत वाली है, इस देश में क्या स्वागत होगा उनका। और देखते देखते नई दिल्ली का काया पलट होने लगा। काया कहते हैं शरीर का, माने दिल्ली सजने संवरने लगी। अब महारानी आ रही है, कोई खेल थोड़े है।
उनके आगमन में, उनके स्वागत में दिल्ली की रूपरेखा बदलने लगी। और करिश्मा तो यह था कि किसी ने किसी से नहीं कहा, किसी ने किसी को नहीं देखा, पर सड़कें जवान हो गई, बुढ़ापे की धूल साफ हो गई, इमारतों ने नाज़नीनों की तरह श्रृंगार किया। महारानी के स्वागत में दिल्ली को सजाया जाने लगा। किसी ने किसी से नहीं कहा, किसी ने किसी से को नहीं देखा, पर सड़कें जवान हो गई, उनकी बुढ़ापा गायब हो गया, पूरा सड़क चिकना हो गया, चकचक करने लगा, साफ सफाई हो गई। जो इमारतें हैं वो नाज़नीनों की तरह, नाज़नीन कहते हैं नाजुक बदन वाली को, जो कोमल शरीर की हो, कोमलांगी, नाजुक बदन वाली को नाज़नीन कहते हैं। तो ये नाजुक बदन वाली जैसी इमारतें सजने लगी। लेकिन एक बड़ी मुश्किल पेश थी, वह जॉर्ज पंचम की नाक। नई दिल्ली में सब कुछ था, सब कुछ होता जा रहा था, कुछ हो जाने की उम्मीद थी, पर जॉर्ज पंचम की नाक बड़ी मुसीबत थी। नई दिल्ली में सब था, सिर्फ नाक नहीं। अब एक मुश्किल पेश थी जॉर्ज पंचम की नाक। नाक माने प्रतिष्ठा। नई दिल्ली में सब कुछ बदला जा रहा था, सब कुछ उनके स्वागत में सही हो जाने की उम्मीद थी, पर जॉर्ज पंचम की नाक बड़ी मुसीबत थी। नई दिल्ली में सब था, सिर्फ नाक नहीं थी। अब नाक नहीं थी मतलब प्रतिष्ठा नहीं। वैसे तमाम भारतीयों में सभी लोग अंग्रेजी सत्ता के चपलूस ही नहीं रहे, बल्कि कुछ का बड़ी संख्या ऐसे लोगों की थी जो अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ संघर्ष किया, आज़ादी की लड़ाइयाँ लड़ी, आज़ादी की लड़ाई का नेतृत्व किया, देश को आज़ाद कराने में अपनी भूमिका निभाई। तो जॉर्ज पंचम की प्रतिष्ठा नहीं थी। इस नाक की भी एक लंबी दास्तान है। इस नाक के लिए बड़े तहलके मचे थे। किसी वक्त आंदोलन हुए, राजनीतिक पार्टियों ने प्रस्ताव पास किया, चंदा जमा किया था। बहस इस बात पर थी कि जॉर्ज पंचम की नाक रहने दी जाए या हटा दी जाए। और जैसा कि हर राजनीतिक आंदोलन में होता है, कुछ पक्ष में कुछ विपक्ष में, और ज़्यादातर लोग खामोश थे और खामोश रहने वालों की ताकत दोनों तरफ थी। जॉर्ज पंचम की प्रतिष्ठा रहने दी जाए या नहीं रहने दी जाए। आंदोलन हुए, प्रस्ताव पास हुए, महाराज आ रहे हैं, क्या किया जाए, धरना प्रदर्शन किया जाए या स्वागत किया जाए, विरोध किया जाए या स्वागत किया जाए। गर्मा गर्म बहस भी हुई, अखबारों के पन्ने रंगे गए, भाषण दिए गए। कुछ पक्ष में थे स्वागत के और कुछ विपक्ष में थे विरोध के, और बहुत सारे लोग खामोश थे।
यानी उनकी नाक, उनकी प्रतिष्ठा बचाई जाए या नहीं बचाई जाए। अब मान लो कि विरोध प्रदर्शन होता, धरने होते, काले झंडे दिखाए जाते, तो नाक नहीं रहती। और फूल पत्तियां बिछाई जाती, फूलों के हार पहनाए जाते, जयकारियां लगाई जाती, तो नाक रहता। राजनीतिक दलों में गर्मा गर्म बहस इसी बात को लेकर के हो रही थी। यह आंदोलन चल रहा था। जॉर्ज पंचम की नाक के लिए हथियार बंद पहरेदार तैनात कर दिए गए थे। क्या मजाल कि कोई उनकी नाक तक पहुंच पाए। हिंदुस्तान में जगह जगह ऐसी नाकें खड़ी थीं और जिन तक लोगों के हाथ पहुंच गए और उन्होंने शान शौकत के साथ उतरकर अजाब घरों में पहुंचा दिया गया। कहीं कहीं तो शाही लाटों की नाकों के लिए गुरिल्ला युद्ध हुआ। अब चूंकि जॉर्ज पंचम का आगमन था, ब्रिटेन के महाराज और महारानी का आगमन था, स्वागत में पूरी ब्रिटिश हुकूमत खड़ी थी, गुलाम मानसिकता वाले भारतीय खड़े थे और हथियार बंद पहरेदार तैनात कर दिए गए। जहाँ जहाँ उनको आना था, जाना था, देखना था, कोई उनके पास न पहुँच पाए, उनकी प्रतिष्ठा को धूमिल न कर पाए, उनके नाक न कट जाए, इसका पूरा इंतजाम ब्रिटिश हुकूमत ने किया था। और क्या मजाल कि कोई उनकी नाक तक पहुंच जाए, ऐसा पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था किया गया था। हिंदुस्तान में जगह जगह ऐसे लोगों का जमावड़ा था, ऐसे लोग थे जो किसी भी हालत में जॉर्ज पंचम की नाक काटने के लिए तैयार थे। वो देशभक्त थे। कहीं कहीं तो शाही लाटों की नाक के लिए गुरिल्ला युद्ध माने छिपकर वार भी हुआ। गुरिल्ला युद्ध का अर्थ होता है कि जो छिपकर वार किया जाता है। तो कहीं कहीं ब्रिटिश हुकूमत और ऐसे लोगों में संघर्ष भी हुए जो उनके नाक को बचाने और न बचाने के प्रयास के लिए लड़े थे। ठीक थे, बुक कर दिया था। अब इतना ही। और SW के लिए देख रहे हैं क्वेश्चन। किताब तो है नहीं, ये वाला है, इसी से ढूंढेंगे। क्या क्वेश्चन है? जीतन नार्गे, माता का आंचल, ये लाइन इसको ठीक करो। इंग्लैंड के अखबार की कतरने हिंदुस्तानी अखबारों में दूसरे दिन चिपकी नजर आती थी। किरानी ने ऐसा हल्के पीले रंग का सूट बनवाया है जिसका रेशमी कपड़ा हिंदुस्तान से मंगाया गया है। करीब 400 पाउंड खर्चा इस सूट पर आया है। अब प्रश्न है कि क्या
किसी की पहचान कपड़ों से होती है, अपने शब्द में लिखना है। रानी ने 500-400 पाउंड का सूट बनवाया, रेशमी कपड़ा मंगवाया, तो क्या कपड़े से किसी की पहचान होती है? ये प्रश्न है, इसका आंसर लिखना है अपने शब्दों में। दूसरा प्रश्न, दिल्ली की काया पलट होने लगी, काया जो कल्प होने लगी। जब कोई विशिष्ट व्यक्ति आता है तो शहर की स्वच्छता और सुंदरता निखारने का अभियान चलता है। क्या यह उचित है कि विशिष्ट व्यक्ति के आने पर ही? ये महत्वपूर्ण सवाल है दोनों। हम अक्सर देखते हैं कि कोई वीआईपी आते हैं तो शहर में साफ सफाई की जाती है, रंग रोशन किया जाता है, सजाया जाता है, और अतिथि महोदय जब चले जाते हैं फिर सब खत्म। तो क्या ये उचित है कि विशिष्ट अतिथियों के आगमन पर ही शहरों को स्वच्छ बनाया जाए, सुंदर बनाया जाए? इस पर भी अपना विचार लिखना है। ये दो प्रश्न बाकी कल के वीडियो में है, ऑडियो में। ओके, थैंक यू।